पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ और तंग वुतुंग लोंग शाओयाओ और येशुई से बातें कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। हुओ यूहाओ लोंग शियाओयाओ को देखते ही सन्न रह गया। वह साफ तौर पर ऊर्जा से भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल उसी तरह लग रहा था जैसे उसके टीचर की हालत उनके गुजरने से ठीक पहले थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था, ये शिशुई भी लोंग शाओयाओ को देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा, शाओयाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी चोटें सही हैं या नहीं? लोंग शाओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, यह छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूं, यूहाओ। तुम दोनों भी सन मून एम्पायर की सेना से निपटने ही आए हो, है ना? हुओ यूहाओ ने सिर हिलाया। इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं थी। लोंग शाओयाओ मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। ये शिशुई की तरफ देखा। उसने कहा, शिशुई, अगर तुम इन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं मुएन का बहुत ज्यादा कर्जदार हूं, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। इसी वजह से मैं उसके शिष्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुएन का नाम सुनते ही ये शिशुई का पूरा शरीर कांप गया। उसकी पहले से ही डरावनी और ठंडी आंखों में बेहद जटिल भाव उभर आए। उसने आंखें सिकोड़ते हुए हुओ यूहाओ की ओर देखा और कहा, यह दूसरी बार है, तीसरी बार नहीं होगी। अगली बार जब मैं तुम दोनों को देखूंगी तो मैं जरूर तुम्हें मार दूंगी। जाओ याओ, चलो। इतना कहते ही वह पहले ही छलांग लगा चुकी थी। इसके बाद वह उड़ते हुए दूर चली गई। लोंग शाओयाओ ने तुरंत ये शिशुई का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग को कोमल नजर से देखा। उसने कहा, तुम दोनों ने मानव इतिहास में एक मिसाल कायम की है, लेकिन ज्यादा घमंडी मत बनो। अभी आगे का रास्ता बहुत लंबा है। भले ही तुम दोनों में काफी काबिलियत है, लेकिन इस दुनिया में विनाशकारी ताकतों के कई रूप हैं। भविष्य में तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें ज्यादा समय कल्टीवेशन में लगाना चाहिए। यूहाओ, जब तुम रैंक 98 तक पहुंच जाओ तो रेडिएंट सिटी में मुझे ढूंढना। तुम्हारे टीचर ने तुम दोनों के लिए कुछ छोड़ा है। इतना कहते हुए लोंग शाओयाओ खड़ा हुआ और उसने एक काला क्रिस्टल स्टोन निकाला, जिसे उसने हुओ यूहाओ को सौंप दिया। उसने आगे कहा, जब तक तुम रेडिएंट सिटी में हो, इस स्टोन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना। मैं तुम्हारी जगह का पता लगा लूंगा और खुद आ जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं। शिशुई यहां सिर्फ अपना गुस्सा निकालने आई थी। उसकी पहचान को देखते हुए वह सन मून एम्पायर की सेना पर लगातार हमला नहीं करेगी। आखिरकार होली गोस्ट चर्च का बेस अभी भी सन मून एम्पायर में है। मुझे नहीं पता कि वह आगे क्या करने वाली है। तुम दोनों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। चूंकि उसने कहा है कि अगली बार वह तुम दोनों से निपटेगी तो वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च दोनों ही तुम दोनों को खत्म करने पर तुले हुए हैं, खासकर तुम पर, यूहाओ। तुम्हारी मौजूदगी ने श्रेक एकेडमी को उसकी सीमा से कहीं ज्यादा चमकदार बना दिया है। इसलिए चाहे किसी भी हालात में हो, तुम्हें हमेशा समझदारी और सावधानी से काम लेना होगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, एल्डर। हुओ यूहाओ ने सम्मानपूर्वक लोंग शाओयाओ को प्रणाम किया। लोंग शाओयाओ ने हाथ हिलाया। उसकी आंखों में अचानक उदासी झलक आई। उसने एक गहरी सांस ली, फिर ऊपर की ओर उड़ता हुआ ये शिशुई के पीछे चला गया। वह पल भर में गायब हो गया। टांग वुतोंग ने उसे जाते हुए देखा और जीभ बाहर निकाली। उसने कहा, ये अल्टीमेट डुलुओ वाकई बहुत ताकतवर होते हैं। उनके सामने हम अभी भी काफी कमजोर हैं। एल्डर लॉन्ग का इशारा यही था कि ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनने के बाद हम थोड़े ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं। कई बार कल्टीवेशन करना ही बेहतर होता है। चलो, अभी शुरू करते हैं। हुओ यूहाओ थोड़ा झुंझला गया। उसने कहा, यहां इतना खूबसूरत नजारा है और हम कल्टीवेशन करने जा रहे हैं। क्या इससे हमारा मूड खराब नहीं हो जाएगा? टैंग वुटोंग हंस पड़ी और बोली, जब हम पहली बार एकेडमी में आए थे तब कौन था जो बिना थके कल्टीवेशन करता रहता था और एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था? कहीं तुम आलसी तो नहीं हो रहे हो? हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगे चलकर मैं उसका आधा हिस्सा उठाऊंगी, लेकिन बाकी आधा तुम्हें ही उठाना होगा। चलो, ठीक है। हुओ यूहाओ तुरंत तंग वुतोंग की ओर कूद पड़ा। अचानक बैंगनी सुनहरी रोशनी चमकी और एक विशाल ड्रैगन हेड उसके सामने आ गया। हुओ यूहाओ दर्द से चीख पड़ा और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। ये क्या कर रही हो? वह जमीन पर पड़ा हुआ हाथ पैर फैलाए टेंग वुतोंग से शिकायत करने लगा। टेंग वुतोंग के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने कहा, मेरे फादर की सील्स शायद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए। आधे मिनट बाद दोनों घास पर पालथी मारकर बैठ गए।
उनकी हथेलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और वे कल्टीवेशन में प्रवेश कर गए। यह उनकी पहली संयुक्त कल्टीवेशन थी जब से वे ट्रांसेंडेंट दुलुओ बने थे और जब से टांग वुतोंग ने अपना दूसरा सोल कोर बनाया था। जब उनकी हाओडोंग पावर एक बार फिर बनी तो वे फिर से मार्शल सोल फ्यूजन के जरिए कल्टीवेशन कर पाए। पहले भी वे इसी तरीके से लगातार मजबूत होते आए थे। लड़ाई के दौरान और कल्टीवेशन के दौरान उनकी सोल पावर की आपसी क्रिया बिल्कुल अलग थी। हुओ यूहाओ की भंवर जैसी सोल पावर उसकी दाईं हथेली से टांग वुतोंग की बाईं हथेली में बह रही थी और टांग वुतोंग की भंवर जैसी सोल पावर उसकी बाईं हथेली से हुओ यूहाओ की दाईं हथेली में जा रही थी। जब उनकी सोल पावर एक दूसरे के शरीर में पहुंची तो दोनों के शरीर कांप उठे और तेज रोशनी फैल गई। एक सुनहरा सूरज और नीला चांद और साथ ही एक और सुनहरा सूरज और बैंगनी चांद एक साथ प्रकट हुए। दोनों सुनहरे सूरज उनके सिर के ऊपर धीरे धीरे पास आने लगे। फिर वे आपस में मिल गए और जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान की ओर फूट पड़ी। सुनहरी धूप की एक ताकतवर किरण ने रात के आसमान को चीर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान को थामे हुए हों। नीले और बैंगनी चांद भी तेजी से चमकने लगे। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग के शरीर साफ और पारदर्शी होने लगे, यहां तक कि उनके शरीर के अंदर 4 सोल कोर्स तेजी से घूमते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उनके भीतर की भंवर जैसी सोल पावर लगातार घूम रही थी। नीला और बैंगनी चांद धीरे धीरे उन दोनों के बीच आ गया जबकि सूरज उनके ऊपर बने रहे। दोनों चांद आपस में मिल गए। चांदनी नीली बैंगनी हो गई और बेहद चमकीली लगने लगी। हवा में मौजूद हेवन एंड अर्थ की ऑरिजिन एनर्जी उनकी ओर उमड़ने लगी। जब यह उनके शरीर में दाखिल हुई तो पहले कुचली और छानी गई, फिर उनकी सोल पावर में घुल गई। सिर्फ एक दिन में हुओ युहाओ और तांग वुतोंग की सोल पावर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब यह उन्हें बिल्कुल नई सी महसूस हो रही थी। इसमें नीले, बैंगनी और सुनहरे रंगों की अजीब लेकिन चमकदार आभा थी। ये तीनों रंग आपस में मिलकर एक अद्भुत चमक पैदा कर रहे थे। इस फ्यूजन के बाद उनकी सोल पावर पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई थी। हर भंवर में जबरदस्त खींचने की ताकत थी जो हेवन एंड अर्थ की ऑरिजिन एनर्जी को अपने अंदर खींच रही थी। क्या हमें भागना चाहिए? हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रात के आसमान में खुद को छिपा लिया। उन्हें मजबूरन भागना पड़ा। वे सन मून एम्पायर की सेना के बहुत पास थे। किसने सोचा था कि सिर्फ कल्टीवेशन करने से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा? अगर वे नहीं भागते तो और क्या करते? कम से कम अगली बार कल्टीवेशन करने से पहले उन्हें कोई गुफा तो ढूंढनी ही थी। उनकी हॉडोंग पावर अभी भी जुड़ी हुई थी, लेकिन जो बात उन्हें अजीब लगी वह यह थी कि उनकी सोल पावर अपनी सामान्य स्थिति में बनी रही। भंवर जैसी सोल पावर अब भी बहुत ताकतवर थी। यह उनके बढ़े हुए स्तर का नतीजा था, लेकिन कल्टीवेशन के दौरान जो चमक दिखाई दी थी वह गायब हो चुकी थी। हवा को खींचने वाली शक्ति भी खत्म हो गई थी। यह क्या हो रहा है? तांग वुतोंग ने हुओ युहाओ से पूछा। वे टेलीपैथिकली जुड़े हुए थे, इसलिए हुओ युहाओ समझ गया कि वह क्या पूछ रही है। मुझे भी नहीं पता, हुओ युहाओ ने बेबसी से जवाब दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्टीवेशन के दौरान पैदा हुई हमारी सोल पावर इस दुनिया की सीमाओं से बाहर जा चुकी हो? तांग वुतोंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन डार्कनेस होली ड्रैगन की ताकत देखने के बाद यह साफ है कि हमारी क्षमताएं अभी भी काफी कम है। मुझे लगता है कि हमारी फ्यूज्ड सोल पावर मुश्किल से अल्टीमेट डूलो के स्तर तक पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि यह इस दुनिया की सीमाओं को पार कर चुकी है। हुओ यूहाओ ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जो एकमात्र वजह मुझे सूझती है वह यह है कि हमारा फ्यूजन तभी पूरी तरह परफेक्ट होता है जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो। हम उस चमकदार भंवर जैसी सोल पावर को लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह सिर्फ सोल पावर को जल्दी बहाल करने का एक अलग तरीका है। हमें और प्रयोग करने चाहिए। भले ही हम इसे लड़ाई में इस्तेमाल न कर सकें, लेकिन अगर इससे हमारी रिकवरी स्पीड बढ़ती है तो यह भी बुरा नहीं है। दोनों बहुत दूर तक उड़ गए और एक घने जंगल में छिप गए। टैंग वुतोंग ने अपनी दबदबे वाली ऑरा से एक गुफा खोल दी और वे दोनों अंदर चले गए। इस नई खोज से वे दोनों बेहद उत्साहित थे। थोड़ी देर पहले 2 अल्टीमेट डुलुओं के दबाव में आने के बाद उनके मन में ताकत पाने की चाह फिर से जाग उठी थी। इस बार यह चाह पहले से कहीं ज्यादा तीव्र थी। हुओ यूहाओ ने गुफा के मुंह को कुछ टहनियों से ढक दिया ताकि कोई रोशनी बाहर न जाए। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी गुफा तैयार हो गई। गुफा के अंदर खड़े होकर हुओ यूहाओ ने तांग वुतोंग के हाथ थामे और कहा,
चलो फिर से ध्यान लगाते हैं और कोशिश करते हैं। देखते हैं कि खड़े खड़े हम उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। तांग वूतोंग ने सिर हिलाया। उनके हाथ एक बार फिर जुड़ गए। उनकी सोल पावर उनके शरीर में घूमने लगी। सुनहरे सूरज, नीला चांद और बैंगनी चांद एक बार फिर प्रकट हो गए। इसके बाद चमकदार भंवर फिर से उजागर होने लगा। इस बार पहले से फर्क यह था कि उनका फ्यूजन कहीं ज्यादा तेज था। इसके अलावा फ्यूजन के बाद उनके चारों ओर एक चमकदार घूमता हुआ हेलो दिखाई देने लगा। दोनों को महसूस हुआ कि उनकी सोल पावर बहुत तेजी से बहाल हो रही है। पूरी तरह बहाल होने के बाद यह धीरे धीरे बढ़ने भी लगी। हालांकि धीमा शब्द सापेक्ष था, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात थी कि ट्रांसेंडेंट डुलुओं के लिए कल्टीवेशन के जरिए अपनी शक्ति बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। इसके बावजूद उनकी सोल पावर लगातार बढ़ रही थी। इसका मतलब था कि वे इस अवस्था में अपनी क्षमता को आगे बढ़ा सकते थे। उनकी कल्टीवेशन स्पीड आम ट्रांसेंडेंट दुलुओं से भी तेज थी। जब वे एक दूसरे को देख रहे थे तो वे एक दूसरे की आंखों में उत्साह साफ देख सकते थे। उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने खुद को बेहतर बनाने का एक और तरीका खोज लिया है। भले ही इसे सीधे बैटलफील्ड में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर वे किसी लड़ाई में टिके रहना चाहते थे तो यह उनके लिए बेहद फायदेमंद था। जब तक उन्हें थोड़ा सा भी आराम करने का समय मिल जाता, वे सबसे तेज गति से अपनी ऊर्जा वापस पा सकते थे। उन्होंने यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स के फायदों को पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। दोनों ने जल्दी ही कल्टीवेशन की अवस्था में प्रवेश कर लिया। उनके चारों सोल कोर्स आपस में जुड़ने और एक दूसरे को काटने लगे। जैसे जैसे वे एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, एकदम नई सोल पावर फिर से बाहर आने लगी। उनकी कल्टीवेशंस भी तेजी से बढ़ने लगी। असल में यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स बनना ही उन्हें कल्टीवेशन में बड़ी छलांग लगाने की क्षमता दे चुका था। तांग वुतोंग ने भी हुओ युहाओ की मदद से यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स बना लिए थे। यह पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा तंग वुतोंग के स्पिरिचुअल सोल कोर में मौजूद ज्यादातर स्पिरिचुअल पावर हुओ युहाओ से आई थी। उसने उसकी स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब किया, बदला और उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर में बदल लिया। इससे उनकी स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा कंपैटिबल हो गई। यही वजह थी कि उनके मार्शल सोल्स के फ्यूजन में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और वे एक बार फिर हॉडोंग पावर पैदा कर पाए। बेशक अब उनकी हॉडोंग पावर पहले से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। पहले डेथ गॉड डुलुओ की धमकी के बावजूद सच कहें तो हुओ युहाओ उससे बिल्कुल भी नहीं डरा था। वह जिस बात से डर रहा था वह यह थी कि कहीं लोंग शाओयाओ पूरी तरह से उसका साथ न देने लगे। जब से उसका लोंग शाओयाओ से संपर्क हुआ था, वह उसके बारे में और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया था। उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। आखिर वह भी एल्डरमू की ही पीढ़ी से था। यह कहना भी ज्यादा नहीं होगा कि वह इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। लेकिन फिर भी वह ये शिशुई के हाथों इस्तेमाल क्यों हो रहा था? चूंकि वह एल्डरमू के साथ अपना नाम कमा सका था, इसका मतलब यह भी था कि उसके चरित्र में कोई बड़ी कमी नहीं थी। कम से कम हुओ युहाओ को तो ऐसा ही लगता था। इसके अलावा एल्डरमू ने भी जिक्र किया था कि वह उसकी मदद कर रहा है। लेकिन हुओ युहाओ ने महसूस किया कि ये शिशुई की मदद करते समय लोंग शाओयाओ हमेशा निस्वार्थ रहता था। यह बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं लगती थी। लेकिन फिर ऐसा क्यों था? क्या वह उसके नियंत्रण में था? यह नामुमकिन था। जब लोंग शाओयाओ और एल्डरमू ने अपना नाम बनाया था, तब ये शिशुई इतनी ताकतवर भी नहीं थी। तो फिर वह लोंग शाओयाओ को इतनी आसानी से कैसे काबू में कर सकती थी? एक अल्टीमेट डुलुओ का इस तरह बंधन में होना वाकई बहुत अजीब था। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, तो फिर वह उसकी बात क्यों मान रहा था? यही सवाल हुओ युहाओ के दिमाग में लगातार घूम रहा था। इसी वजह से वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डेथ गॉड डुलुओ के सामने भले ही वे उसे हरा न पाते, फिर भी वह और तांग वुतोंग बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं होते। लेकिन अगर लोंग शाओयाओ भी शामिल हो जाता तो हालात बिल्कुल अलग हो जाते। शायद उन्हें भागने का मौका तक न मिलता। यही कारण था कि हो युहाओ बेहद सावधान था। उसने अपना मॉर्निंग ड्यू डैगर तक नहीं दिखाया, क्योंकि वह उसे सिर्फ सबसे नाजुक पल में इस्तेमाल करना चाहता था, यानी जब उन्हें भागना ही पड़े। किस्मत से लोंग शाओयाओ ने ये शिशुई को उकसाया नहीं। ये शिशुई ने हमला न करने का फैसला किया और सिर्फ लोंग शाओयाओ की इज्जत रखते हुए चली गई। इससे हुओ युहाओ और तांग वुतोंग दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन इसी घटना की वजह से उनकी ताकत की प्यास और भी बढ़ गई। पहले जो संतोष और शायद घमंड था, वह पूरी तरह खत्म हो चुका था। अल्टीमेट डुलुओ से लड़ने के लिए
खुद अल्टीमेट डुलुओ बनना ही सबसे जरूरी था। लॉन्ग शाओयाओ की सलाह सच में सोने जैसी कीमती थी। हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग ने फिर से तेजी से कल्टीवेशन शुरू कर दी। इस समय उनकी सोल पावर लगभग रैंक 95 के आसपास थी। वे अभी अभी ट्रांसेंडेंट डुलुओ बने थे। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। असली मुद्दा यह नहीं था। अपनी कल्टीवेशन स्पीड को देखते हुए हुओ यूहाओ को पूरा भरोसा था कि वह अपनी सोल पावर को एक और रैंक तक बढ़ा सकता है। 2 साल से भी कम समय में वे रैंक 98 तक पहुंच सकते थे। यह यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स से मिला सबसे बड़ा फायदा था। पता नहीं टीचर ने रैंक 98 पर पहुंचने के बाद हमारे लिए क्या लॉन्ग शाओयाओ को सौंपा है। हुओ यूहाओ सच में बहुत उत्सुक था। वजह यह थी कि जब मू एन ने उसे ट्विन सोल कोर्स बनाने में मदद की थी, तब उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इसी कारण उसके दिल में हल्की सी बेचैनी बनी हुई थी। अगर एल्डर शुआन, ड्रैगन एम्परर दुलुओ को जानते होते, तो वे तुरंत हुओ यूहाओ को बता देते कि ड्रैगन एम्परर दुलुओ झूठ बोल रहा है। वजह बहुत साधारण थी। एल्डर मू सच में गुजर चुके थे और उनकी आत्मा भी बिखर चुकी थी। अगर उन्होंने हुओ यूहाओ के लिए कुछ छोड़ा होता, तो वे मरने से पहले एल्डर शुएन को जरूर बता देते। अफसोस की बात यह थी कि हुओ यूहाओ यह सब नहीं जानता था। वह अभी भी यही सोच रहा था कि ब्रेक थ्रू करने के बाद ड्रैगन एम्परर दुलुओ को ढूंढेगा ताकि सच्चाई का पता लगा सके। समय बीतता गया और हुओ यूहाओ तथा तांग वुतोंग की सोल पावर एक दूसरे के प्रभाव से लगातार बढ़ती रही। कल्टीवेशन के दौरान भी हुओ यूहाओ की बाहरी दुनिया को महसूस करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी विशाल स्पिरिचुअल पावर ने अपने आप एक स्पिरिचुअल फोर्स फील्ड बना लिया था। यह फोर्स फील्ड फैलता गया, यहां तक कि सन मून एम्पायर और उस पर्वतीय घाटी को जोड़ने वाला रास्ता भी इसकी सीमा में आ गया। सन मून एम्पायर आर्मी कमांडर टेंट। 2 दिन बीत चुके थे। ये शीशुई के हमले के बाद पूरे 2 दिन गुजर चुके थे। वह फिर से दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी एक ही मौजूदगी ने सभी सैनिकों के दिलों में डर बैठा दिया था। वह बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उन दोनों ने सन मून एम्पायर के लिंक्ड ऑफेंसिव अटैक्स का सामना कर लिया था और उनकी लिंक्ड डिफेंसिव सोल टूल्स को भी लगभग नष्ट कर दिया था। यह कैसी ताकत थी? 2 अल्टीमेट डुलुओ इतने भयानक हो सकते थे, यह किसी की कल्पना से बाहर था। हालांकि बहुत ज्यादा सैनिक मारे नहीं गए थे, लेकिन जो बचे थे वे गहरे मानसिक दबाव में थे। इसी वजह से कई एडवांस टीयर सोल इंजीनियर्स पूरे 2 दिनों तक मुस्कुरा भी नहीं पाए। अब उन्हें सच्चाई समझ में आ चुकी थी। उन्हें आखिरकार एहसास हो गया था कि होली गोस्ट चर्च कितनी ताकतवर है। ऊंचे स्तर की कॉम्बैट स्ट्रेंथ के मामले में वे अब भी पूरे एम्पायर में सबसे आगे थे। हमले की खबर राजधानी भेज दी गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं गुम हो गई हो। वहां से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे सूत या नरान ने उन्हें छोड़ ही दिया हो। ये हमारे लिए कोई सबक है क्या? जूजी ने बुदबुदाते हुए कहा। 2 दिन उसके लिए बहुत सी बातों पर सोचने के लिए काफी थे। अगर डेथ गॉड डुलुओ निर्दयी होती, तो वह ऐसा तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करती। भले ही उसे अपनी इज्जत की बहुत परवाह हो, फिर भी वह हर दिन हमारी रक्षा सबसे कमजोर होने पर लाइट ऑफ द डेथ गॉड का इस्तेमाल कर सकती थी। सेना को लगातार नुकसान होता रहता और हम हमेशा डर के साए में जीते। तब उनका पीछा करना भी लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि वह अभी भी एम्पायर में होली गोस्ट चर्च की स्थिति को लेकर बहुत सतर्क है। वह अभी कुछ बड़ा कदम नहीं उठाएगी। बस यह नहीं पता कि वे आगे क्या करने वाले हैं। जूजी बहुत बेचैन थी। वह तो यह भी ज्यादा पसंद करती कि सामने हिंसक ये शिशुई हो, बजाय इसके कि वह बिल्कुल दिखाई ही न दे। कुछ भी हो, मुझे होली गोस्ट चर्च को जरूर नष्ट करना होगा, वरना भविष्य में एम्पायर में कभी शांति नहीं रहेगी। जब उसने दोनों अल्टीमेट डुलुओ की ताकत के बारे में सोचा, तो जूजी की रूह कांप गई। भविष्य में यह एम्पायर उसके बेटे का होगा। वह एम्पायर में बाहरी ताकतों को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उनके रहते एम्पायर का शासन बुरी तरह प्रभावित होगा। बेटे, चिंता मत करो। चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, मैं इन रुकावटों को तुम्हारे लिए हटा दूंगी। अपने बेटे के बारे में सोचते ही जूजी के भीतर लड़ने का जोश भर गया। उसका पहले वाला डर पूरी तरह गायब हो गया। एक मां के लिए, अपने बच्चे की रक्षा के लिए कोई भी दुश्मन डरावना नहीं होता। रिपोर्ट। एक घबराई हुई आवाज गूंजी। जूजी ने खुद को थोड़ा संभाला और कहा, रिपोर्ट दो। एम्पायर की रीइंफोर्समेंट्स पर घाटी के बाहर हमला हुआ है। सब मारे गए हैं। जब हम मदद के लिए पहुंचे तो वहां सिर्फ लाशें थीं। सारे संसाधन भी ले जाए गए हैं। क्या? जूजी सन्न रह गई। उसने डर के साथ पूछा, तुमने और क्या पाया है? दूत ने सिर उठाया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने जवाब दिया,
वहां स्पेक्ट्रल क्रीचर्स के निशान मिले हैं। हमारी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स ने दूर उड़ता हुआ बोन ड्रैगन जैसा कुछ भी देखा है। स्पेक्ट्रल क्रीचर्स की ऑरा भी वहां छोड़ी गई है। मदद के लिए भेजे गए 1000 सोल इंजीनियर्स, सभी के सभी 1000 सोल इंजीनियर्स, भले ही वे रिजर्व से थे, फिर भी वे एम्पायर द्वारा प्रशिक्षित थे। इन 1000 सोल इंजीनियर्स की मदद से वह फ्रंट लाइंस पर हुए नुकसान की भरपाई कर सकती थी। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो उसका गुस्सा कैसे न फूटता। लेकिन गुस्से के साथ साथ उसे कुछ अजीब भी लगा, क्योंकि वह जानती थी कि ये शिशुई का हमला खत्म हो चुका था और उसका वह हमला ही सैनिकों में डर पैदा करने के लिए काफी था। फिर उसने दोबारा हमला क्यों किया? स्पेक्ट्रल ऑरा की वजह से होली गोस्ट चर्च सबसे बड़ा शक था, जब तक कि जूजी को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत मैजिकल डायमेंशन को याद किया। युहाओ, क्या यह तुम हो? यह सोचते ही कि हुओ युहाओ आसपास हो सकता है, जूजी के भीतर नई ऊर्जा आ गई। उसका पहले वाला गुस्सा भी शांत हो गया। अगर यह युहाओ ने किया है तो सब समझ में आता है, लेकिन जिसने भी यह किया हो, मैं इसका इल्जाम होली गोस्ट चर्च पर ही डालूंगी। उनसे निपटने के मौके कम नहीं हैं, और अब ऐसा ही एक मौका सामने आ गया है। सभी लेजियन और उपाध्यक्ष लेजियन कमांडर्स को कमांडर्स टेंट में मीटिंग के लिए बुलाने का आदेश भेजो। जी। जूजी ने आंखें संकरी कर लीं। जब इतना अच्छा मौका सामने है, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। अगर मैं इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो मैं वॉर गॉड एम्प्रेस कहलाने लायक नहीं हूं। होली गोस्ट चर्च, शू तियनरान के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यह सोचते हुए वह तेजी से अपनी मेज तक पहुंची और गुस्से में एक पत्र लिखने लगी। थोड़ी ही देर में सभी लेजियन और उपाध्यक्ष लेजियन कमांडर्स कमांडर की टेंट में इकट्ठा हो चुके थे। यहां तक कि वॉरशिप हॉल के क्लास 9 सोल इंजीनियर्स भी मौजूद थे। जूजी को कुछ लिखते हुए देखकर सभी लोग चुपचाप वहीं खड़े रहे। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। पूरी सेना की मार्शल होने के नाते जूजी सजा झेल चुकी थी। डेथ गॉड डुलुओ तक उस पर हमला करने आ गई थी। इन बातों की वजह से सभी कमांडर्स उसके प्रति बेहद सम्मान रखते थे। ऐसे लीडर का साथ न दें, ये कैसे हो सकता था? भले ही वह थोड़ी युवा थी और एक महिला थी, लेकिन उसके शानदार रिकॉर्ड और जिम्मेदार रवैये को देखते हुए वह एक परफेक्ट नेता थी। करीब 10 मिनट इंतजार करने के बाद जूजी ने आखिरकार अपना पत्र लिखना पूरा किया। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आंसू रोक रही हो। मार्शल, क्या हुआ है? क्या हो गया है? एक क्लास 9 सोल इंजीनियर ने हैरानी से पूछा। बाकी सोल इंजीनियर्स और कमांडर्स भी उलझन में थे। यह पहली बार था जब उन्होंने जूजी को इस हालत में देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह इतनी कमजोर कब हो गई? आखिर क्या हुआ था कि वह इस तरह व्यवहार कर रही थी? जूजी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तर्जनी उंगली काटी और अपने ही खून से पत्र पर मुहर लगा दी। यह देखकर सभी कमांडर्स हैरान रह गए। खून से लिखा पत्र? वह क्या कर रही है? जूजी धीरे धीरे खड़ी हुई और आगे बढ़ी। उसका शरीर कांप रहा था। उसके आंसू अब बेकाबू होकर बह रहे थे। कमांडर्स, वर्शिप्ड, मैंने आप सबको निराश किया है, कहते हुए उसके आंसू गिरते रहे। जूजी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले बोलने वाले क्लास 9 सोल इंजीनियर ने बेचैनी से पूछा, मार्शल, क्या हुआ है? चाहे जो भी हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जल्दी बताइए। जूजी ने गहरी सांस ली और बेहद पीड़ा से बोली, मुझे खबर मिली है कि एम्पायर ने हमें मजबूत करने के लिए जो सोल इंजीनियर लीजन भेजी थी, उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। वे पहाड़ी घाटी से ज्यादा दूर नहीं मारे गए, उसी रास्ते पर जिससे उन्हें एम्पायर से हमारे पास आना था। 1000 सोल इंजीनियर्स मारे गए, उनकी आत्माएं छीन ली गईं और हमारे सारे संसाधन लूट लिए गए। उसने जानबूझकर यह पंक्ति जोड़ी, उनकी आत्माएं भी छीन ली गईं। क्या? पूरे टेंट में चीख पुकार गूंज उठी। सभी सोल इंजीनियर्स और कमांडर्स की आंखें फैल गईं। उनकी आंखों में हैरानी धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। जूजी ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। हमारी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल से हमें बोन ड्रैगन को वहां से भागते हुए देखा गया। साथ ही स्पेक्ट्रल क्रीचर्स की ऑरा भी वहीं छोड़ी गई थी। बोन ड्रैगन, ये 2 शब्द ही काफी थे। कुछ समय पहले जोंग लीवू ने श्रेक सिटी के बाहर हुओ यूहाओ से लड़ते हुए बोन ड्रैगन की सवारी की थी। आखिरकार वह हुओ यूहाओ के हाथों मारा गया था। अब बोन ड्रैगन फिर से दिखाई दिए थे। इसका मतलब सब समझते थे। हरामजादे! एक लीजन कमांडर गरज उठा और उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि जैसे टूट ही जाए। उसकी सोल इंजीनियर लीजन पहले ही कई लोगों को खो चुकी थी।
और वह रीइंफोर्समेंट का इंतजार कर रहा था। वह अचानक बेहद उत्तेजित हो गया। जूजी ने कड़वे स्वर में कहा, इस घटना से जुड़ी हर बात मैंने लिख दी है। मैं यह पत्र तुरंत हिज मैजेस्टी को भेजूंगी और उनसे कार्रवाई की गुहार लगाऊंगी। अगर यह चलता रहा तो हमारी मोराल जरूर गिर जाएगी। जब हमारे फ्रंटलाइन के सैनिक एम्पायर के लिए दुश्मनों को मार रहे हैं, तब हमें पीछे से छुरा घोंपा जा रहा है। ऐसे में हम कैसे लड़ें और एम्पायर के लिए योगदान दें? आप सबको शायद यह जानकर दुख होगा कि लीडर के रूप में मेरी भूमिका अब खत्म होने वाली है। मैंने हिज मैजेस्टी से अनुरोध किया है कि मुझे इस्तीफा देने की अनुमति दी जाए। आगे चलकर मुझे उम्मीद है कि आप सब हिज मैजेस्टी की मदद करते रहेंगे और उनका बोझ साझा करेंगे। यह कहते हुए जूजी ने अपने हाथ उठाए और अपना हेलमेट उतार दिया। वह मुड़ी और टेंट के सामने जाकर उसे अपनी मेज पर रख दिया। मार्शल, आप हमें छोड़ नहीं सकती। एक वाइस लीजन कमांडर रोते हुए एक घुटने पर बैठ गया। हाँ मार्शल, हमें आपके नेतृत्व की जरूरत है। सिर्फ आप ही हमें इस महाद्वीप पर राज करने तक ले जा सकती हैं। पहले व्यक्ति के घुटने टेकते ही दूसरा भी बैठ गया। अपने साझा दुश्मन के प्रति नफरत के साथ सभी कमांडर्स एक एक करके घुटनों पर बैठ गए। यहां तक कि वर्शिप्ड भी जूजी के सामने झुक गए। यह दृश्य देखकर जूजी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसका भाव धीरे धीरे ठंडा और निर्दयी होने लगा। मैं आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं। कृपया खड़े हो जाएं। जूजी की आवाज सामान्य होते ही सभी लोग दोबारा खड़े हो गए। उनका पूरा ध्यान उसी पर था। जूजी की आंखों से तेज किलिंग इंटेंट झलक रहा था। होली गोस्ट, चर्च ने मेरे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? हम उनके साथ एक ही दुनिया में नहीं रह सकते। कमांडर्स, अगर हमें एम्पायर के लिए योगदान देना है तो हमें हर तरह के डिसिडेंट्स को हटाना होगा और इन घटिया व क्रूर होली गोस्ट चर्च के सदस्यों को मारना होगा। सिर्फ इसी तरह हम अपने एम्पायर को बचा सकते हैं। कौन है जो मेरे साथ हिज मैजेस्टी के नाम खून से लिखा पत्र भेजने को तैयार है? मैं हूं। मैं भी तैयार हूं। सभी कमांडर्स एकजुट हो गए। ये शीशुई के हमले के बाद होली गोस्ट चर्च के प्रति उनका गुस्सा और नाराजगी डर में बदल गई थी। लेकिन जब उन्होंने सुना कि होली गोस्ट चर्च ने 1000 सोल इंजीनियर्स को मार डाला है, तो उनका दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। कई लोगों ने अपने खून से पत्र लिखे, साथ ही उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए। इस तरह एक ब्लड लेटर तैयार हुआ। जूजी ने कहा, मेरा आदेश पहुंचाओ। सेना एम्पायर की दिशा में आगे बढ़ेगी। हम हिज मैजेस्टी के साथ मिलकर होली गोस्ट चर्च का सफाया करेंगे। सिर्फ होली गोस्ट चर्च को नष्ट करके ही हम एम्पायर का विस्तार जारी रख सकते हैं। हाँ, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। जब इन कमांडर्स ने अपने खून से पत्र लिखे, उसी पल से उनका भाग्य वॉर गॉड एम्प्रेस से जुड़ गया। सन मून एम्पायर की सेना ने अपनी सोल फॉर्मेशंस को खोलना शुरू कर दिया। बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंस बारी बारी से चौकसी करने लगे। इसके बाद पूरी सेना सन मून एम्पायर की दिशा में बढ़ चली। जूजी का पत्र तुरंत भेज दिया गया। साथ ही यह खबर भी पहुंचा दी गई, लेकिन शूतयनरन को नहीं, बल्कि रेडियंट सिटी के वर्शिप हॉल को। वर्शिप हॉल ही इस सेना का असली सहारा था। जब हुओ यूहाओ ने सेना को सन मून एम्पायर की ओर बढ़ते देखा, तो वह तुरंत समझ गया कि जूजी इस हालात का फायदा उठा रही है। अब उससे मिलने का समय लगभग आ चुका था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह एक ऐसा मौका था जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। हुओ यूहाओ ने तंग वुतोंग के साथ खुद को वॉइड में छिपा लिया। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाई ताकि आगे का रास्ता जांच सके, और वे तेजी से सन मून एम्पायर की सेना के करीब पहुंचने लगे। आसमान में तरह तरह की एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स सेना के साथ चल रही थीं। कम से कम 2 सोल इंजीनियर लीजेंस हवा में उड़ रही थीं। ये दोनों लीजेंस निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए थीं। सिर्फ बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंस के सदस्य ही उड़ सकते थे। इसी वजह से गश्त और पहरेदारी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये सोल इंजीनियर्स हुओ यूहाओ और तांग वुतों के सामने बेबस थे। दूर से ही हुओ यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से जूजी को ढूंढ लिया था। जब जूजी बैटलफील्ड पर होती थी, तब भी वह एम्प्रेस ही रहती थी। इसी वजह से उसका सेडान बाकी कमांडर से अलग था। उसका अपना अलग सेडान था। उसे खींचने के लिए 16 घोड़े लगे थे और फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन उसकी सुरक्षा में तैनात थी। हुओ यूहाओ तांग वुतोंग को लेकर चुपचाप उसके सेडान के ऊपर उतरा। तांग वुतोंग ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वह मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण हुई तो तुम्हारी योजना बिगड़ सकती है। हुओ यूहाओ हंस पड़ा और बोला, तुम सच में बहुत समझदार महिला हो।
टांग वुतोंग ने उसे थोड़ी नाराजगी से देखा और कहा, अगर मैं सच में समझदार होती तो क्या मुझे तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत भी दे देनी चाहिए थी? नहीं नहीं, इतनी सारी सुंदरियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तुम ही काफी हो। मैं जा रहा हूं। उसका इमिटेशन एक बड़ा क्षेत्र ढक चुका था। इसी वजह से हुओ युहाओ को तांग वुतोंग के उजागर होने की चिंता नहीं थी। एक पलट के साथ वह बिना आवाज किए सेडन के अंदर पहुंच गया। यह सेडन काफी बड़ा था। दरअसल यह एक बेहद आरामदायक कैरेज था। अंदर करीब 10 वर्ग मीटर की जगह थी। वहां एक मेज, एक कुर्सी और यहां तक कि एक बिस्तर भी था। इस समय अंदर सिर्फ जूजी ही थी। वह चुपचाप सोच रही थी। हल्की स्पिरिचुअल तरंगें फैल गईं और पूरे सेडान को सील कर दिया। अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। ओह! कुछ गड़बड़ महसूस करते ही जूजी ने अनायास सिर उठाया। उसने अपने सामने की खाली जगह को देखा। क्या तुम आ गए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं हूं? हुओ युहाओ ने थोड़ी हैरानी से पूछा। उसे इस बात पर हैरानी नहीं थी कि 2 अल्टीमेट डुलुओ उसे ढूंढ सकते थे। लेकिन जूजी का उसे पहचान लेना तर्क संगत नहीं था। उसकी क्षमता के हिसाब से इमिटेशन इस्तेमाल करते हुए उसे ढूंढ पाना नामुमकिन होना चाहिए था। जूजी मुस्कुराई और बोली, इंस्टिंक्ट, मुझे पता था कि तुम आओगे। इसी वजह से मैंने अपने सारे सेवकों को बाहर भेज दिया था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम सच में आ गए। हुओ युहाओ चुपचाप प्रकट हुआ और जूजी के सामने रखी बेंच पर बैठ गया। कैसी हो? काफी समय से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हुओ युहाओ ने यूं ही कुछ सामान्य से सवाल पूछे। हालांकि उसने सेडान के अंदर की सारी आवाजें अलग कर दी थीं। फिर भी वह जो कुछ हो रहा था, वह सब तंग वुतोंग के साथ साझा कर रहा था। एक वजह सुरक्षा थी। दूसरी वजह यह थी कि उसे डर था कहीं टोंग वुतोंग को जलन न हो जाए। और सच कहें तो दूसरी वजह ज्यादा अहम थी। जूजी ने ठंडी सांस ली। कैसी हूं? मैं ठीक कैसे हो सकती हूं? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए या तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए? हुओ युहाओ मुस्कुराया और बोला, जाहिर है तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। चाहे तुम हो या शूतियनरान, तुम दोनों ही होली गोस्ट चर्च को हटाना चाहते हो, है ना? बस फर्क इतना है कि तुम दोनों को कोई बहाना नहीं मिल रहा था। इस बार मैं तुम्हें वह बहाना दे रहा हूं। तो क्या तुम्हें मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए? तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।